Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने स्टार्ट किया है अपना इनकम टैक्स की सीरीज़. इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की. उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा. हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसमें हम लोग क्विज़ेस डालते हैं या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी उस पर आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स. यस, देखिएगा क्लबिंग ऑफ इनकम. देखो हमने ना डाइवर्जन ऑफ इनकम किया, कल हमने सरेंडर वाली बात भी करी. ठीक है, हमने कहा कि एक ना हस्बैंड है, एक वाइफ है. अगर हस्बैंड अपनी मर्जी से कुछ पैसा दे देता है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, तो वो जो पैसा दिया है वो उनकी इनकम ना मान के हस्बैंड की ही इनकम मानी जाएगी. ठीक है, अगर वाइफ के नाम पे कोई घर करवा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो घर वाइफ का माना जाएगा, वो घर क्लब कर देंगे और माना किसका जाएगा, हस्बैंड का माना जाएगा. टैक्स में वैसे होता है, वैसे वाइफ के नाम पे माना जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हम उसको वाइफ का मानेंगे, लेकिन उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम क्लब करके हस्बैंड का मानेंगे. क्यों? क्योंकि वो पैसा वाइफ ने कमा के अपनी घर नहीं लिया, वो हस्बैंड ने कमा के अपना घर लिया हुआ है, लेकिन वो किसके नाम पे है, वाइफ के नाम पे. तो वो घपलेबाजी ना करे, इसलिए क्या किया गया, ये सारा का सारा काम किया गया. ठीक है, भी हम क्लबिंग कर देंगे इस इनकम को. तो आइए पढ़ते हैं. पहला कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट. मान लीजिए हस्बैंड ने अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ट्रांसफर कर दी. हस्बैंड ने ट्रांसफर कर दी अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. अपना एक घर जो था वो अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दी, उसके नाम पे कर दी, बट हाउस की ना हाउस अभी भी मान लो हस्बैंड का ही है. हाउस किसका है, अभी भी हस्बैंड का ही है, हस्बैंड के नाम पे ही है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि भाई ये जो घर है वो जो घर से इनकम हो रही है वो इनकम वाइफ की नहीं है, वो किसकी है, हस्बैंड की है. देखिए दो चीजें हैं. एक तो ये कह दिया कि हाउस जो है ना, जो हाउस है वो किसका है, हस्बैंड का है. उसने ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपनी वाइफ को. ट्रांसफर किया, जस्ट ट्रांसफर किया, लेकिन आज भी कागजों में हस्बैंड का नाम है. तो वो वहां से इस घर से जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी, ना कि वाइफ की मानी जाएगी. तो अगर इस तरह की कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम क्लब कर दी जाएगी जो भी हस्बैंड की इनकम है उसमें. ठीक है, when a person transfer to another person his income from an asset without transferring the ownership, बिना ओनरशिप ट्रांसफर करे आपने उस असेट को ट्रांसफर कर दिया, तो सच इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. जिसने ट्रांसफर किया है, जो ट्रांसफर करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफरर कहते हैं. जिसके नाम पे करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफरी. तो ट्रांसफरर के अकाउंट में ही उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा. ठीक है जी. सेकेंड, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स. अब मान लो इस केस में इसने क्या किया, हस्बैंड ने ना अपनी जो वाइफ है उसके नाम पे वो हाउस प्रॉपर्टी, हस्बैंड ने हाउस प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दी, डीड बनवाकर. बोल तो कागजी कार्रवाई करके भी उसने क्या कर दिया है, कागजी कार्रवाई करके भी हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी है. ठीक है, कागजी कार्रवाई कर दी है. अच्छा, असेट ट्रांसफर कर दी, लेकिन मान लो ये है कि उसने ये चीज उसमें लिख दी कि अगर वो कल को चाहे तो तब भी वो उसको ट्रांसफर कर सकता है अपने नाम पे. मतलब वाइफ के पास कोई भी हक नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे आज हुई है उस प्रॉपर्टी पे कोई भी हक जमा सके. कल को अगर हस्बैंड कभी भी चाहेगा तो उस डीड को खत्म करके अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी दोबारा कर लेगा. तो अगर ऐसा कोई काम हस्बैंड ने किया है तो उस तरह की जो भी इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट हुई है वो सारी की सारी इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी, ना कि वाइफ की मानी जाएगी. When a person transfer to another person his income from an asset as well as make a revocable transfer,
मतलब जो ट्रांसफर आपने किया, जो डीड के थ्रू आपने किया, ओनरशिप के थ्रू आपने किया, उसको आप कल को आप तोड़ भी सकते हैं। तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द असेट सच इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर except when it is not revocable during the lifetime of the beneficiary। थर्ड वर्ड क्या है, इनकम ऑफ द स्पाउस। अगर हस्बैंड ने अपनी पावर का यूज करके वाइफ को काम पे लगवा दिया, मान लो जो हस्बैंड था वो इतना पावरफुल था, उसने अपनी पावर का यूज करके अपनी वाइफ को किसी जॉब पे लगवा दिया, तो जो वाइफ अब इनकम कमा रही है ना, उस इनकम को वाइफ की इनकम ना मान के हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वाइफ ने अपने कैलिबर पे नहीं किया। अगर वाइफ अपने कैलिबर के साथ अपनी खुद की मेहनत से अगर वो जॉब लेती और वो इनकम कमाती तो वाइफ की इनकम मानी जाती। लेकिन अभी वाइफ ने अपनी मेहनत से नहीं किया, हस्बैंड ने अपनी पावर का यूज करके वाइफ को किसी जगह पे लगा दिया है, वहां से कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम वाइफ की इनकम न मानकर हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया तो। अदरवाइज तो काम चलता ही है। ठीक है। इनकम ऑफ द स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इन विच सच इंडिविजुअल एज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल। जैसे क्या होता है, एक ना प्रिंसिपल है, मान लो किसी स्कूल का, उसने ना उसकी इनकम ज्यादा ना शो हो, इसलिए ना उसने एक वाइस प्रिंसिपल रख ली अपनी वाइफ की अलग, इसकी अलग। जहां पे 10 लाख रुपए आने थे अकेले प्रिंसिपल पे 10 लाख पे टैक्स लगता, वहां पे अब इसने क्या किया, 5 अपने पे कर दिया और 5 इस पे कर दिया। 10 लाख पे कुछ अमाउंट बनता, 10 लाख पे कुछ अमाउंट तो बनता। अच्छा, 5 लाख इसकी इनकम, अब 5 लाख इसकी इनकम, तो इस पे तो 12,500 का, इस पे 12,500 का, और 12,500 के अगेंस्ट मैंने बताया था कुछ रिबेट मिलती है, तो 12,500 माइनस हो गया, जीरो टैक्स, 12,500 माइनस जीरो टैक्स। प्रिंसिपल चालाक था, उसने क्या किया, अपनी पावर का यूज करके वाइस प्रिंसिपल रख ली, कौन, अपनी वाइफ। अब उस पे 12,500 का टैक्स लग रहा था, प्रिंसिपल पे भी वाइफ पे भी, लेकिन दोनों ने रिबेट ले ली। टैक्स कितना पे करना पड़ा, 0। लेकिन एक्चुअल अमाउंट 10 लाख अगर प्रिंसिपल की हो, अगर 10 लाख प्रिंसिपल की हो तो इस पे 2.5 तक नील होगा, उसके बाद उस पे 10% 20% का टैक्स लगता रहेगा अलग अलग अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल ने ये छेड़खानी करी ताकि ऐसा टैक्स इसको पे ना करना पड़े। लेकिन कल को अगर पता लग जाता है कि वाइफ की कैलिबर नहीं थी, वाइफ को जस्ट धक्के से दिखा दिया गया या रख दिया गया वहां पे उस पोजीशन पे ताकि टैक्स की जो है वो चोरी करी जा सके, तो उस तरह की जो भी इनकम जनरेट हुई है वाइफ के थ्रू, वो सारी की सारी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा हस्बैंड की इनकम। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। दूसरा, when an individual transfer an asset to his or her spouse without adequate consideration, कोई घूसपत्ती नहीं करी, कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं था, और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट, दोनों अलग अलग हैं, एनी इनकम फ्रॉम सच एसेट इज डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अगर कुछ इस तरह का काम करता है तो वहां पे उसको जो भी पैसा मतलब आएगा वाइफ की तरफ से, वो सारा का सारा किसका माना जाएगा, इसका हस्बैंड का, वो सारा का सारा पैसा माना जाएगा। क्लियर है? मतलब कुल मिला के अगर वाइफ के अंदर कैलिबर नहीं है, वाइफ को बस धक्के से बिठा दिया गया है और वहां पे उसका इंटरेस्ट है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर, तो इनकम किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एनी इनकम ऑफ द डॉटर इन लॉ फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड बाय हर बाय द इंडिविजुअल आफ्टर 31st May 1973 विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ द ट्रांसफरर। मान लीजिए कोई ना मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी। मिस्टर ए ने कोई प्रॉपर्टी जो है, कोई हाउस प्रॉपर्टी जो थी वो अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे कर दी, बहू के नाम पे कर दी, लेकिन बहू से कुछ भी चार्ज नहीं लिया। बोलते ये जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो 5 करोड़ की थी और बहू से इसने 5 रुपया भी नहीं लिया, विदाउट एनी कंसिडरेशन हुआ। अब जो भी इनकम अगर अगर जो ये डॉटर इन लॉ है इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के या बेच के कुछ भी कमाती है, तो वो सारी की सारी इनकम मिस्टर ए की मानी जाएगी, बोलते ससुर की मानी जाएगी, वो इनकम अब डॉटर इन लॉ की नहीं मानी जाएगी। क्लियर है जी? 4th पॉइंट में कोई इशू, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा तो बताइए। हाँ जी, नहीं, बढ़े आगे, आइए।
फिफ्थ है एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड बाय द इंडिविजुअल टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है ऑफ एसोसिएशन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस इज इंक्लूडेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द ट्रांसफरर। मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई असेट जो है वो एओपी को दे दी, एओपी बोले तो पर्सन ऑफ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो एओपी को वो असेट दे दी, लेकिन कैसे, विदाउट कंसिडरेशन। जैसे यहां पे तो किसके साथ था, डॉटर इन लॉ के साथ। अब बस सेम ही केस है, बस सेम केस में एओपी आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गया। प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफर कर दी, कोई असेट जो थी वो ट्रांसफर कर दी, लेकिन कैसे, विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसके बदले में उससे कुछ पैसा नहीं लिया। और जब ऐसा कोई भी पैसा नहीं लिया होगा तो वो जो भी अमाउंट वहां से कमाई जाएगी वो कहां, किसके इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफरर के इनकम में क्लब होगी। कोई भी अगर पर्सन उसको ट्रांसफर करता है उसके इनकम में उसे क्लब करके उस पर टैक्स लिया जाएगा। क्लियर है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। फिर है सिक्स्थ, एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन, कोई भी ऐसी इनकम जो अराइज होती है किसी पर्सन पे और एसोसिएशन पे, फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड टू इट बाय द इंडिविजुअल आफ्टर 31/5/1973, 31 मई 1973 के बाद अगर कोई भी असेट ऐसी ट्रांसफर करी गई है अंडर द सर्कमस्टांसेस स्टेटेड इन, जो कि फिफ्थ में बात बोली गई है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सन्स वाइफ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो डॉटर इन लॉ के मतलब फिफ्थ में जो बात बोली गई है, एओपी को यहां पे हटा के अगर हम डॉटर इन लॉ को कर दें, डॉटर इन लॉ को कर दें, तो सेम बात है। अगर डॉटर इन लॉ जो बहू है उसके नाम पे कर दिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम वहां से जनरेट होगी वो सारी की सारी इनकम जो है वो किसकी मानी जाएगी, उस पर्सन की मानी जाएगी या उसके ससुर की मानी जाएगी, जिसने ट्रांसफर किए हैं उसकी मानी जाएगी। फिर है सेवंथ, एनी इनकम ऑफ एचयूएफ फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। कोई एचयूएफ है वो इनकम जनरेट करता है कहां से, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से, ऑफ ए मेंबर ऑफ द एचयूएफ कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एचयूएफ विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द मेंबर कंसर्न्ड। अगर कोई पर्सन है एक प्रॉपर्टी अपने दम पे कमा रहा है, एक प्रॉपर्टी है एक पर्सन अपने दम पे उस प्रॉपर्टी को कमाता है, उसे एचयूएफ को ट्रांसफर कर दे। एक पर्सन है वो पर्सन अपने दम पे एक हाउस प्रॉपर्टी कमाता है और इसको HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे और कहे कि भाई जी जो भी इससे इनकम जनरेट होगी वो HUF की होगी। तो हम कहेंगे नहीं भैया HUF की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेशक आप इसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपने अपने दम पे कमाई है, आपकी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, ना कि ये पूरे HUF की है। अगर HUF का हर एक मेंबर इस प्रॉपर्टी को कमाने में, इस प्रॉपर्टी को बनाने में आपका साथ देता तो हम ये प्रॉपर्टी HUF की मानते, इससे इनकम होने वाली जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी से जो होने वाली इनकम थी उस इनकम को हम HUF की मानते। लेकिन अभी आपने खुद ने ये इनकम जो है वो कमाई है, जो ये प्रॉपर्टी है वो खुद ने कमाई है, तो जो भी इनकम होगी वो हम HUF की ना मान के इस पर्सन की मानेंगे जो जिसने ये प्रॉपर्टी खुद के दम पे कमाई है उसके नाम। क्लियर है? 7th पॉइंट। 8th, if an individual transfer any assets to the spouse or son's wife, अगर कोई ऐसा पर्सन है, इंडिविजुअल है जो असेट को ट्रांसफर करता है या तो अपनी हस्बैंड या अपने वाइफ के नाम पे या फिर अपने बहू के नाम पे, अपने बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, एंड सच असेट्स आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर इन एनी बिजनेस। मान लो ये एक इंडिविजुअल था, इसने अपनी असेट को अपने बहू के नाम पे कर दिया। अब इसकी बहू क्या करती है, उस असेट को किसी बिजनेस में लगा देती है, किसी बिजनेस में लगा देती है। मान लो एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में सन्स वाइफ बोल तो जो बहू है उसको दे दिया, बिना किसी कंसिडरेशन के दे दिया। अब इस बहू ने क्या किया, 20 लाख में 10 लाख रुपए अपने तरफ से और जोड़ के 30 लाख रुपए क्या कर दिए, बिजनेस कर दिए, बिजनेस में लगा दिए। अब इस 30 लाख से 9 लाख रुपए क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 9 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक प्रॉपर्टी है 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए में जो इंडिविजुअल था उस इंडिविजुअल ने अपनी बहू के नाम पे, जो सन्स वाइफ थी, सन्स वाइफ बोले तो डॉटर इन लॉ, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 20 लाख का।
अब इस वाइफ ने, जो सन्स वाइफ थी, वो क्या थी, 20 लाख तो इसके पास आ ही गए, प्लस में इसने 10 लाख रुपए और लगा के टोटल 30 लाख रुपए क्या कर दिए, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब इस 30 लाख पे उसको पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, 9 लाख की इनकम जनरेट हुई। तो अब टैक्स कैसे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। 10 लाख वाइफ की इनकम थी, 20 लाख उसकी थी, लेकिन इन दोनों के बेस पे इतनी इनकम हुई है, तो आधा उसका लगेगा, आधा उसका लगेगा। लेकिन कैसे, देखिएगा, इनकम टोटल कितनी जनरेट हुई है, इनकम टोटल जनरेट हुई है 9 लाख रुपए। कितने पे हुई है, कितने पे हुई है, 30 लाख पे। 30 लाख लगा के 9 लाख जनरेट हुई है। कितने कितने लगा के, 30 लाख रुपए लगा के 9 लाख रुपए जनरेट हुई है। ठीक है, अच्छा जी, उसमें से जो उसने इंडिविजुअल ने पैसा दिया था वो कितना था, 20 लाख रुपए था। कितना था, 20 लाख रुपए था। इसका अमाउंट आ जाएगा अपने पास 6 लाख रुपए। कितना, 6 लाख रुपए। तो जो 6 लाख रुपए इनकम है 9 लाख में से, वो वाइफ की ना मान के किसकी मानेंगे, इस इंडिविजुअल की। मान लो ए पर्सन था, ये मिस्टर ए, इस मिस्टर ए की 6 लाख की इनकम मानेंगे। बाकी जो 3 लाख की इनकम है वो किसकी मानी जाएगी, इस सन्स वाइफ की इनकम मानी जाएगी। तो 6 लाख पे मिस्टर ए टैक्स देगा, 3 लाख पे वाइफ टैक्स देगी, सन्स वाइफ टैक्स देगी, जो कि कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये था 8th पोर्शन, 8th वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। क्या 8th पॉइंट सबको समझ में आ गया? सर इसमें जो 4th पॉइंट था उसमें मतलब सब कुछ डॉटर इन लॉ की उसकी नहीं मान के उसके ससुर की मानी जाएगी, और 7th पे हाफ हाफ मानी जाएगी। 7th में नहीं, 8th में हाफ हाफ नहीं मानी जाएगी। 8th में उतने पोर्शन निकालना पड़ेगा अपने को जितना पोर्शन उसने दिया है। जैसे ये यस 20 लाख दिया था तो 20 लाख पे माना जाए किया गया। अगर मैं कहूं कि वाइफ, सन्स वाइफ की निकालो, तो सन्स वाइफ की 10 लाख के अकॉर्डिंग निकालोगे तो अल्टीमेटली वो निकल जाएगी 10 लाख के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए पे कौन टैक्स पे करेगा, सन्स वाइफ बोल तो बहू पे करेगी, और जो बाकी 6 लाख रुपए है वो कौन पे करेगा, उसका ससुर पे करेगा टैक्स उस पे। ठीक है, 8 पॉइंट समझ में आ गया जी। उसके बाद 9th पॉइंट है माइनर के रिगार्डिंग। माइनर के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। अगर मान लो कोई, चलो पहले पढ़ लो, एनी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड शेल बी इंक्लूडेड। वैसे हमने ना जब अपना एक्ट पढ़ा था, एक्ट पढ़े तो हमने वहां पे भी देखा था, जो माइनर होता है वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए वो एलिजिबल होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा माइनर चाइल्ड है, शेल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट, उसकी इनकम पेरेंट के इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी वो क्या है, माइनर है। हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर, हस्बैंड है, वाइफ है, इन दोनों में से, हस्बैंड और वाइफ में से जिसकी भी इनकम ज्यादा हुई उसकी इनकम में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। किसकी इनकम को, किसकी इनकम को, माइनर की इनकम को। ठीक है, इफ द मैरिज सब्सिस्ट और इन द इनकम ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, जो उस माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसको। ठीक है, अगर उन दोनों का क्या हो गया है, अगर उन दोनों की शादी है, मतलब इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो इन दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसमें, उसकी इनकम में माइनर की इनकम क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अलग हो चुके हैं, ये दोनों, इनका डाइवोर्स हो चुका है, तो जो भी उस माइनर चाइल्ड को संभाल रहा होगा, उस माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है, वो इनकम उस पर्सन, अगर हस्बैंड संभाल रहा है तो उसकी इनकम में क्लब हो जाएगा, अगर वाइफ संभाल रही है तो उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी, बोल तो प्लस हो जाएगी। उसके बाद उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ मतलब चिल्ड्रन है तो ऑब्वियसली बात पे यहां पे आपको कुछ एग्जम्पशन भी मिलती है। पेरेंट इन हुज टोटल इनकम माइनस इज एंटाइटल्ड, अगर कम है तो टू एग्जम्पशन ऑन द इनकम, सो इंक्लूडेड ₹1500 पर चाइल्ड विच एवर इज लेस। जो भी इनकम है माइनर चाइल्ड की या फिर पर चाइल्ड, इन दोनों में से क्या है 1500, इन दोनों में से क्या है जो कम है वो क्या मिल जाएगी, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। हाउएवर द इनकम ऑफ द फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर कोई चाइल्ड फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप है तो उसकी इनकम को उसमें क्लब नहीं किया जाए। क्या आपको ये 9 के 9 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? जी बताइएगा। ये है आपका ट्रेडिंग ऑफ इनकम, काफी इंपॉर्टेंट। 7th वाला दोबारा बता दो, HUF वाला। कौन सा? 7th HUF वाला। 7th,
अगर कोई पर्सन है, मान लो आप हो प्रतिभा। प्रतिभा क्या करती है, अपने दम पे एक हाउस प्रॉपर्टी क्या करती है, खरीदती है, एक अपने दम पे खरीदती है, और उसके बाद ये कहती है जी ये हाउस प्रॉपर्टी ना मैंने तो खरीदी है, लेकिन मैं ये हाउस प्रॉपर्टी HUF को मैं मेरी फैमिली को दे रही हूं, इससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो सारी की सारी इनकम मेरी ना मान के HUF की मानी जाएगी, HUF की मानी जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा नहीं, HUF में आपके आते हैं 5 मेंबर, आपके कितने आते हैं, 5 मेंबर, हम ये HUF की इनकम नहीं मान सकते। पहली बात क्यों, क्योंकि आपने खुद ने अपने दम पे ये प्रॉपर्टी कमाई है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जो भी इनकम यहां से जनरेट हो रही है वो HUF की ना मान के आपकी मानी जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी जी ठीक है जी। हाँ जी शिवानी, कोई प्रॉब्लम? हेलो शिवानी, चलिए ठीक है जी, ठीक है इतना करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सेट ऑफ इसके बाद पेंडिंग है, छोटा सा है, एक बार पहले क्लबिंग समझ लो ताकि सेट ऑफ थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आए, तो फिर उसके बाद कर लेंगे। क्लियर है, जो भी इसके बाद क्लास रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। चलिए।